हाँ तो बच्चों देखो, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज का जो वीडियो है प्रॉपर कम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड है, बोर्ड्स के लेवल का नहीं है ये। अच्छा, अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो कि सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स तो मैं तो एनडब्ल्यूडी का प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं जेडब्ल्यू का प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ये बेटा देख एक बात समझ ले। फिजिक्स में सवाल सवाल होते हैं, दिमाग लगाना हर सवाल में ही होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका हाँ हो सकता है जब एग्जाम देने जाओगे तब एनडब्ल्यूटी में आपको देखिएगा इजी क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते टाइम देर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कौन सा सवाल किस लेवल का है, बस कंपिटिटिव लेवल का इतना समझ लो, बोर्ड्स लेवल का नहीं है, बोर्ड से ऊपर लेवल का, इतना समझ के हम सारे सवाल करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस। अब आप जब मुझसे मिलोगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि किस तरीके से सवाल कराए जाते हैं। खैर देखो, मैं चाहता था कि आज के जो वीडियोस है, आज जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो सब अगर मैं क्लास में करा पाता आप लोगों को, दैट वुड हैव बीन बेटर। बट अब कोई बात नहीं, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे क्लास चाहिए, मुझे फिजिकल क्लास चाहिए, मुझे फिजिकल क्लास चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। खैर सवाल अच्छे लेवल के होंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, देखो पहली बात मैं ऐसे सोच रहा था थोड़ा आप लोगों से मतलब इंटरेक्शन करने का, वैसे हो तो नहीं सकता, लेकिन वीडियो के थ्रू एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यू गाइस आर डूइंग ट्रिमेंडसली वेल, यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। पहली बात, कोरोना के टाइम भी अगर आप घर में बैठ कर, जहाँ पे आप टीचर से नहीं मिल पा रहे हो, आप खुद से सवाल लगा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्राई कर रहे हो खुद से एक्सटेंसिवली कि हाँ मुझे करना है, आप सवाल करते जा रहे हो, अच्छे अच्छे किताबों से सवाल कर रहे हो। आई थिंक अभी अगर आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो आई कैन नॉट लाइक, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि जब आप मुझसे मिलोगे, जब आप अपने बाकी रेस्पेक्टिव टीचर से मिलोगे, तब आपके परफॉर्मेंस में कितना इजाफा होगा, तब तो कितना अच्छा इजाफा होगा वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक नाउ ऑन योर ओन, दैट इज ऑल्सो ऑन योर ओन। सिर्फ वीडियोस देखे आप समझ रहे हो, वीडियोस देखे आप खुद ट्राई करो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ यार आप लोगों से, ठीक है। क्लास 11 के जो भी मतलब कंप्यूटर एग्जाम्स का प्रॉपर, हाँ बोर्ड्स वाले तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब हार्ड वर्क देना पड़ता है, हार्ट एंड सोल देना पड़ता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। बोला है फाइंड मैक्सिमम फोर्स अलोंग द इंक्लाइन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, मास 10 कीजिए। अच्छा, एक और चीज़, सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू है आपका 0 पॉइंट, सॉरी म्यू है आपका 1, म्यू है आपका 1। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ सवाल क्या दिया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल है। बोला है एक ब्लॉक है, 1 जी का ब्लॉक है, 30 डिग्री वाले इंक्लाइन के वेज में रखा हुआ है। बोला है कि म्यू का वैल्यू सरफेस, ये जो ब्लॉक का इंक्लाइन सरफेस है, म्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 0 सॉरी 1 है म्यू का वैल्यू। अच्छा एक बार थोड़ा सोचते हैं अपन, थोड़ा सोचते हैं, याद है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या था कि कोई भी सरफेस, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस, एक बार मैं आपको ये वाला इस चीज़ से मैं एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ। कोई भी इंक्लाइंड सरफेस कितना एंगल तक जाए, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस कितना एंगल तक जाए कि कोई बॉडी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो दैट एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा एक बात बता, इस सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, सॉरी इस सरफेस का म्यू का वैल्यू कितना है, 1। मैं हमेशा 0 क्यों लिख देता हूँ, एक्चुअली 0 पॉइंट लिख लिख के आदत हो गई है। म्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 1। अच्छा एक बात बता, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, याद है एंगल ऑफ रिपोज क्या था, टेन लेमडा इक्वल टू, टेन लेमडा इक्वल टू म्यू, ऐसा कुछ था, याद है कि नहीं। टेन लेमडा था कि थीटा था, उससे कोई मतलब अपने को है नहीं, टेन समथिंग इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे टेन लेमडा, म्यू का वैल्यू कितना है, 1, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स कि बेटा जब ये वेज 45 डिग्री में जाएगा, जब ये वेज 45 डिग्री में जाएगा, ये वेज जब 45 डिग्री में जाएगा तब ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, तब ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है अभी स्लाइड करेगा क्या, सोच के देख। जैसे मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये वेज है, ठीक है, ये 45 डिग्री में देख, मान ली ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री में स्लाइड जस्ट करना शुरू किया, तो खुद बता जब 30 डिग्री में होगा तो स्लाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं करेगा, यानी कि ये अभी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात। पहले इस केस में अभी फ्रिक्शन निकाल लेते हैं एक बार, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो खुद एक बात बता, बॉडी अभी रेस्ट में है। अच्छा खुद एक बात बता, बॉडी जब 45 डिग्री में होती, अगर वेज 45 डिग्री में होता तब जस्ट स्लाइड करने वाला होता, यानी कि तब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता, यानी कि जब 45 डिग्री में होगा तब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। क्या अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, अभी नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा, अभी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लग रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नाम क्या है आपका, वो देख, ये वाला देख, इस पर्टिकुलर वैल्यू में बॉडी में नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg साइन थीटा। मत बोलना कहाँ से आया, याद है ना,
mg लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा mg cos थीटा। तो mg को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि mg को मैंने दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। एक्चुअली मैं बोर्ड के ऐसे एंगल में खड़ा हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आता क्या सीधा है कौन सा टेढ़ा है। ये क्या हो गया बेटा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो n इक्वल टू क्या हो गया, पहली बात mg cos थीटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है म्यू एन क्या फ्रिक्शन की वैल्यू है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है? लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू कितना है बेटा 1, एन का वैल्यू कितना है mg cos थीटा। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m1, g इज 10, cos थीटा इज cos 30 इज हाउ मच √3/2, यानी ये कितना हो गया बेटा 10 इंटू 5 इंटू 1.7 8.65 न्यूटन। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इतना लग सकता है। अभी एक बात बता, अभी बॉडी रेस्ट में है, अभी बॉडी रेस्ट में है, यानी कि पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। देख मैं ये सवाल ना डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करना किसी भी टीचर का तो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सवाल को सॉल्व करना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरा काम है सवाल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना, हर पहलू को समझना, ताकि आपको ऐसा एक सवाल में कराऊं तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग 10 सवालों का नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा ये बता, अगर बॉडी रेस्ट में है, इसका साफ साफ मतलब क्या है? इसको एक्स एक्सिस मान ले। एक्स एक्सिस किसको मान लेते हैं बेटा, इसको मैंने बताया था ना डॉटेड लाइन, वो तो खैर आप अभी और मतलब आपको देने का जरूरत नहीं, आप समझ सीख चुके हो। ठीक है, बॉडी तो इसको एक्स एक्सिस मान ले और इसको वाई एक्सिस मान ले इंक्लाइंड में। ठीक है, खुद एक बार बता, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये तो हम सबको पता ही है, बार बार लिखने का जरूरत भी नहीं है। और अगर बॉडी एक्स एक्सिस में भी इक्विलिब्रियम में है तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो खुद एक बार बता, बॉडी रेस्ट में यानी कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? मास कितना है, मास 1, अच्छा सॉरी 10 के जी है, इसको 1 के जी कर, 1 के जी कर, 1 के जी कर। फ्रिक्शन कितना हो गया 1 इंटू जी इंटू साइन थीटा, साइन 30 हाउ मच हाफ, ये कितना है बेटा आपका 5 न्यूटन। यानी कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है अभी 5 न्यूटन। मैक्सिमम कितना लग सकता है 8.65, अभी कितना लग रहा है 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी सेल्फ एडजस्टिंग लग रहा है। मैंने बताया था सेल्फ एडजस्टिंग क्यों लग रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉडी इंक्लाइन जब 45 डिग्री में होगा तब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। अभी तो 30 डिग्री में ना, अभी थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। कितना लगेगा सेल्फ एडजस्टिंग। आगे ये बात, ये चीज़ समझ में, इस चीज़ को नोट डाउन करो। नेक्स्ट अब एक बात समझ, पहली बात हम यहाँ पे एम जी साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अभी हमने कैलकुलेट किया, दोबारा कर लेते हैं। जी का वैल्यू 10, साइन थीटा का वैल्यू हाफ, ये आ गया 5 न्यूटन। एम जी साइन थीटा 5 न्यूटन लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 8.65 लग सकता है। अब मेरी बातों को अच्छे से सुने, एक बात बता, अब ये बोला गया है, ये इसको मिटा देते हैं, ये सब का भी हमको कोई जरूरत नहीं है। अब ये बोला गया कि मैं एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन मतलब पैरेलल टू इंक्लाइन कितना लगाऊं कि ब्लॉक मूव करना शुरू कर दे। ऑब्वियसली बात है ब्लॉक रेस्ट में है। पहली बात ये समझिए कि ब्लॉक रेस्ट में, ये हम प्रूफ ही कर चुके हैं ब्लॉक रेस्ट में। खुद एक बात बता, अगर मैं नीचे की तरफ एक फोर्स लगाऊं एफ, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक मूव करना शुरू कर दे, वो समझना पड़ेगा अपने को, वो समझना पड़ेगा। तो खुद एक बात बता, जब ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू करेगा, ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू करेगा, तब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू करेगा तो कैन आई से एफ प्लस एम जी साइन थीटा विल जस्ट बी ग्रेटर देन एफ, विल जस्ट बी ग्रेटर देन एफ। यानी कि मान ले एफ की वैल्यू कितना है 8.65, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू क्या है 8.65, तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8.66 नहीं होके 8.65000001 होने से भी चलेगी। मैथमेटिकली बोले तो अगर हम बराबर ले ले तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एफ प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम जी साइन थीटा 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 8.65, यानी कि एफ का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3.65 डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन ये लिखोगे डाउन द इंक्लाइन। ये बात समझ में आया कि नहीं बच्चे, ये बात समझ में आया कि नहीं? डाउन द इंक्लाइन, बहुत बढ़िया सवाल। चलो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, अच्छे से सुने। अगर मैंने डाउन द इंक्लाइन नहीं लगाकर, मेरे को मान ले ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मैं फोर्स किस तरफ लगाऊंगा, इस तरफ। अच्छा मुझे ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाना है, मुझे ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मैं फोर्स किस तरफ लगाऊंगा, ऊपर की तरफ।
यानी कि बॉडी का टेंडेंसी किस तरफ मूव करने का, बॉडी जस्ट वांट्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, बॉडी जस्ट ऊपर की तरफ मूव करना चाहती है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द मोशन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है, फोर्स वगैरह नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं जिस तरफ फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में, ना 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 ना, जिस तरफ मोशन करना चाहेगा बॉडी उसके ऑपोजिट में। तो खुद एक बात बता, मैं बॉडी को किस तरफ मूव कराना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो फ्रिक्शन कितना होगा? दैट इज एफ मैक्स। यानी कि बॉडी अगर जस्ट मूव करना चाहती है तो एफ मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द सम ऑफ एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्स, एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्स। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? एम जी साइन थीटा इज 5, एफ मैक्स इज हाउ मच 8.65। कितना हो गया ये कितना हो गया? ए फाइव प्लस ये हो गया 13.65। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर ये अप द इंक्लाइन समझ में आया कि नहीं? 13.65। तो आपका अगर मैं 3.65 लगाऊंगा डाउन द इंक्लाइन तो बॉडी मूव करेगी, या मैं 13.65 लगाऊंगा अप द इंक्लाइन तो बॉडी मूव ऊपर की तरफ करेगी। इसमें नीचे की तरफ जस्ट मूव करना शुरू करेगी, इसमें ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट? अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, सुनना अच्छे से, ये खुद करोगे सॉल्व, ठीक है? पहले ये सारा चीज़ नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, आई होप कर लिया होगा। सुने अच्छे से, इस पर्टिकुलर केस में, ऊपर जाने वाले केस में, इफ F इज इक्वल टू 12 न्यूटन विल बॉडी मूव? ये आपका सवाल है। अगर ऊपर जाते टाइम F की वैल्यू अगर 12 न्यूटन है तो क्या बॉडी मूव करेगी? ये सवाल है, आपको मेरे को व्हाट्सअप करके बताना है, ठीक है? कोई भी डाउट? ठीक है, ये सवाल आप मेरे को व्हाट्सअप करके बताएं, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? चलो भाई, अगले सवाल में हम बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, एक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। और थोड़ा देखो मैं बताता हूँ, फ्रिक्शन के जो सवाल होते हैं उनको करने से पहले आपको मैथमेटिक्स से ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। फिजिक्स का ऐसा एक सवाल है। बाकी जो चैप्टर उस सब मतलब वैसे तो हर चैप्टर में दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सवाल बहुत बढ़िया होता है, सुनो अच्छे से। बोला है कि म्यू का वैल्यू 0.5 है, इस सरफेस में ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास 2√2 kg है, और बोला है कि मैं यहाँ पे कितना मास लगाऊं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है? पहले हम ऐसा सोचते कि अगर मान ले यहाँ पे मास ना लगाओ, ठीक है, मास नहीं लगा मान ले। अब मैं ये असलियत में मुझे ये पूरा डायग्राम मिटाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ, छोड़ दे, इसको इग्नोर मार, ठीक है? इसको इग्नोर मार। मान ले सिर्फ ये मास अकेला रखा हुआ है। पहले ये तो समझे कि इस बॉडी को इस मास की जरूरत है भी या नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला? ये मास कितना हो कि ये बॉडी रेस्ट में रहे, यानी कि पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे। पहले सोच लेते हैं कि इस मास की जरूरत है क्या इस मास को, तो सोचना पड़ेगा अपने को। पहले देखते हैं ये मास खुद से, ये बॉडी खुद से इक्विलिब्रियम में है या नहीं। एक बार देखते हैं नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बता? एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, कितना होगा? 2√2, अरे यार, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2, जी का वैल्यू 10, साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/√2 कैंसिल, कितना आ गया? 20 न्यूटन। यानी कि 20 न्यूटन तो इस तरफ लग ही रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। 20 न्यूटन ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पे क्या लग सकता है बेटा? फ्रिक्शन लग सकता है ना? फ्रिक्शन रोकेगा इसको मोशन करने से। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ मैक्स की वैल्यू देखते हैं कितना होगा बेटा? म्यू एन, है ना? म्यू का वैल्यू कितना है बेटा? 0.5। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू कितना है बता? एम जी कॉस थीटा। या बताने का जरूरत है क्या यार? ये तो एम जी साइन थीटा होता है, ये एम जी कॉस थीटा होता है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एम जी कॉस थीटा। बेटा बार बार वो मतलब मैं नहीं बता रहा, वो आप खुद समझ सकते हो। एम जी कॉस थीटा 0.5। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मास? मास इज योर 2√2, जी का वैल्यू 10, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2। √2 गया कैंसिल, 2 और 1, 0.5 1 हो गया। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 10। खुद बता फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10।
फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम 10 लग सकता है, बॉडी का वजन उसको नीचे की तरफ 20 न्यूटन से लेके जा रहा है, खुद पता क्या बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन करेगी? मोशन करेगी, बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बॉडी अगर इमेजिन कर, बॉडी नीचे की तरफ भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, लेकिन तभी पीछे से तूने इस बॉडी को पकड़ लिया एक मास से, बॉडी को पकड़ लिया तूने एक मास से। समझ में आ रहा है कि नहीं? पकड़ लिया तूने एक मास से, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मास अगर लग जाएगा तो ये इस बॉडी को उस तरफ भागने से रोक सकता है, क्योंकि बॉडी इस बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? उस तरफ भागने का। लेकिन ये मास आएगा तो रस्सी में टेंशन आएगा। टेंशन क्या था? ऑपोजिट एरोस। टेंशन क्या था? ऑपोजिट एरोस। खुद बता, ये वाला टेंशन बॉडी को पुल कर रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ? बॉडी का नॉर्मल टेंडेंसी नीचे जाने का, टेंशन इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो क्या टेंशन इसको गिरने से रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो भाई, सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात, अगर बॉडी मान ले इस मास के लगाने से इक्विलिब्रियम में आती है, मान ले इक्विलिब्रियम में आती है, तो इस तरफ क्या लग रहा है? कैपिटल एम जी। यहाँ पे क्या लग रहा है? टेंशन। टेंशन, रस्सी नहीं बदली तो टेंशन। टेंशन। अब दोबारा रिपीट करेंगे। ये टेंशन किस में लग रहा है? इसमें लग रहा है। ये टेंशन किस में लग रहा है? पुली में लग रहा है। ये टेंशन किस में लग रहा है? पुली में लग रहा है। ये टेंशन किस में लग रहा है? बॉडी में लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना है बेटा, लॉजिक है पूरा। देख, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, यानी इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन जीरो, इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो। तो पहली बात, टी इक्वल टू क्या आ गया बेटा? mg आ गया। इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल, सॉरी, नेट अप द इंक्लाइन फोर्स इक्वल टू नेट डाउन द इंक्लाइन फोर्स। अप द इंक्लाइन फोर्स कितना है बेटा? t प्लस 10 न्यूटन। t प्लस व्हाट इज दिस? 10 न्यूटन। दिस इज फ्रिक्शन। दिस इज फ्रिक्शन। हालांकि मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे, फ्रिक्शन इक्वल टू, इस तरफ क्या लग रहा है बेटा? mg साइन थीटा। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ। हालांकि प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए फोकस में भैया, बढ़िया फोकस ये फोन कर लेता है और काफ़ी सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब पिक्चर क्वालिटी, मजा आ गया एकदम देख के। टी प्लस एफ, टी ऊपर की तरफ नीचे, टी प्लस एफ, एफ भी सपोर्ट कर रहा है इसको, इक्वल टू क्या होगा बेटा? एम जी साइन थीटा। ये हो गया प्रॉपर इक्वेशन आपका। तो टी प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ? मैक्सिमम 10 न्यूटन। एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना है बेटा मेरे बच्चों? 20 न्यूटन। तो टेंशन का वैल्यू कितना आया? 10 न्यूटन। अगर टेंशन 10 न्यूटन है तो इसको यहाँ पे लेके जा, टेंशन इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी कि टेंशन इक्वल टू एम इंटू जी। जी का वैल्यू कितना? 10। तो एम का वैल्यू कितना है? 1 kg। यानी यहाँ पे अगर 1 kg ब्लॉक लगा ले, यहाँ पे अगर 1 kg का मैंने ब्लॉक लगा लिया तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन क्या यही सही जवाब है? क्या यही सही जवाब है? ये भी अपने को सोचना पड़ेगा। चलो मैं तुम लोग को ऑप्शन दे देता हूँ। 1 kg सोचने दो मेरे को, ठीक है? 2 kg, 3 kg, 4 kg, 0.5 kg। ठीक है, यानी कि 1 kg अगर लगेगा, ये तो पता है कि अपना पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब बच्चे नहीं, खत्म नहीं हुआ है सवाल, बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, इतना आसान थोड़ी दूंगा मैं। ठीक है, 1 kg अगर लगेगा तो ये बॉडी देख, सुनना चाहिए, समझने की कोशिश कर। 1 kg लगेगा, ये बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? भागने का नीचे की तरफ। ये बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी भागने का नीचे की तरफ। लेकिन मैंने जैसे 1 kg लगा लिया तो इस 1 kg ने इसको भागने से रोक लिया। लेकिन खुद इमेजिन कर, अगर ये मास 1 kg से कम हुआ तो क्या ये इसको खींच के रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है 1 kg तो होना ही पड़ेगा मिनिमम, इट हैज टू बी 1 kg। 1 kg से अगर कम हुआ तो बेटा ये तो चले जाएगा ना उस तरफ। तो 0.5 kg इज द रॉन्ग आंसर। 0.5 kg से रॉन्ग आंसर। तुम एक बार, अगर तुमको नहीं फील आ रही तो आप ऐसा करो, एक बार 0.5 kg लेके देखो, एक बार 0.5 kg मास को पुट करके देखो, देखना बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। आप ऐसे करो, 0.5 kg लो, इसके बाद आप एक्सेलरेशन ए इस तरफ मानो, इस तरफ एक्सेलरेशन ए मानो, देखना आपको कुछ समझ में आ जाएगा, बॉडी का एक एक्सेलरेशन आएगा। और किस तरफ होगा वो? ये बॉडी इस तरफ जाएगी और ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। इतना तक आपको क्लियर है? इतना तक आपको क्लियर है? ठीक है, अब सुने अच्छे से, अब सुने अच्छे से, ये वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ। अब मान ले मैंने क्या खुराफाती की, मैंने सोचा क्यों ना इस मास m को, जो कैपिटल M है, इसको बढ़ा दिया जाए। मेरे दिमाग में आइडिया आया, इसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा एक बार बता, अब बच्चे सोचेंगे सर नहीं सर, बढ़ाने से भी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि अगर आपने 1 kg से बढ़ा दिया तो ये नीचे जाना चाहेगा और ये ऊपर आना चाहेगा। बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहा है, तो एकदम सही लॉजिक लगा रहा है। तू क्या बोल रहा है? अगर मैंने इसको 1 kg से बढ़ाया, मान ले 1.5 kg किया, मैंने 1.5 kg किया, तो क्या होगा? एग्जैक्टली 1 kg में तो इक्विलिब्रियम में था सिस्टम। 1.5 kg किया तो ये भारी हो गया, ये नीचे आना चाहेगा, ये नीचे आना चाहेगा, तो ये कहाँ जाना चाहेगा? ऊपर आना चाहेगा।
खुद लॉजिक लगा लो। लेकिन जब ये ऊपर आएगा, जब ये ऊपर आएगा तो क्या फ्रिक्शन इसको रोकेगा? नहीं। क्या फ्रिक्शन इसको रोकेगा? नहीं। यानी इफ m इज ग्रेटर देन 1 kg, m इज ग्रेटर देन 1 kg, तो इसका नेचुरल टेंडेंसी किस तरफ जाने का हो जाएगा? इस तरफ। और इसका नेचुरल टेंडेंसी किस तरफ जाने का हो जाएगा? इस तरफ। और इसका अगर नेचुरल टेंडेंसी इस तरफ जाने का हो गया तो मेरे भाई फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? कुंदिके लागबे बाबा फ्रिक्शनटा। फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। लाजवाब सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बॉडी अब इस तरफ भागना चाहती है। मैंने क्या बोला है? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी वांट्स टू गो। समझ में आया कि नहीं? बॉडी जाना चाहती है इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये वजन भारी हो चुका है, बॉडी जाना चाहती है इस तरफ, लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा ना, मैं तो रोकूंगा तेरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुद सोच। मान ले मैंने एक m का वैल्यू कुछ एक ज्यादा रखा, जिसकी वजह से बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है, अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अभी भी इक्विलिब्रियम में? तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mg। और यहां पे क्या हो जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बॉडी ऊपर जाना चाहती है तो टेंशन इक्वल टू, टेंशन थोड़ा सा मतलब समझ सकते, टेंशन इक्वल टू क्या होगा? 20 प्लस एफ। 20 क्या है? mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स एफ। व्हाट इज mg साइन थीटा? 20 न्यूटन। ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 10 न्यूटन। तो टेंशन का वैल्यू कितना आया बेटा? 30 न्यूटन। टेंशन अगर 30 न्यूटन आया, हमको पता है टेंशन इक्वल टू mg होता है, तो mg इक्वल टू कितना आ गया? 30 न्यूटन। यहाँ से हमारा m का वैल्यू क्या आया? g का वैल्यू 10, 3 kg। यानी कि मैं मास अगर 3 kg भी लगाऊं तो भी काम मेरा हो जाएगा, तो भी काम मेरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार अब सुन, मैं तेरे को समझाता हूं। जब मैंने 3 kg लगाया तो ये मास का नेचुरल टेंडेंसी नीचे जाने का है और इसका नेचुरल टेंडेंसी ऊपर जाने का है। लेकिन जब मैंने 1 kg, जो कि हल्का वजन था, पिछला वाला केस 1 kg लगाया, 1 kg लगाया, 1 kg मतलब 1 kg यहाँ पे लगाया, तो इस मास का नेचुरल टेंडेंसी नीचे जाने का था। मतलब ये नीचे भागना चाहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फ्रिक्शन रोकेगा उसको उस तरफ लग के। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? डाउट है कुछ? यानी सुन, अब लॉजिक सुन, लॉजिक सुन। मैंने 1 kg डाला, बॉडी 1 kg में भी इक्विलिब्रियम में है, 3 kg में भी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी 1 kg में इक्विलिब्रियम में, जब बॉडी 1 kg डाला तो ये इस तरफ भागना, ये किस तरफ भागना चाहता है? नीचे की तरफ। जब मैंने 3 kg डाला तो बॉडी किस तरफ भागना चाहता है? इस तरफ, इस तरफ। तो मैं 1 kg और 3 kg के बीच में कुछ भी वजन डालूंगा तो वो ना इस तरफ भागना चाहेगा ना इस तरफ भागना चाहेगा, बीच में कहीं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन के साथ रुके रहेगा, बीच में कहीं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन के साथ रुका रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि 2 kg भी करेक्ट है, यानी कि 2 kg भी करेक्ट है। ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सुनिए अच्छे से। जब मैंने 1 kg डाला, दोबारा सुन अच्छे से, दोबारा। जब मैंने इसे, इसीलिए ना फिजिकल क्लास बहुत जरूरी हो जाता है यार इसे सवालों के लिए, ठीक है? खुद सोचो यार, मतलब कैसे मैं समझाऊं यार, छोड़ो, समझाऊंगा, बिल्कुल समझाएंगे भाई, बिल्कुल समझाएंगे, ट्राई पूरी करेंगे। देख सुन अच्छे से। अगर मैंने 3 kg यहाँ पे लगाया, 3 kg भारी वजन है, ये नीचे जाना चाहेगा और ये ऊपर भागना चाहेगा, ये ऊपर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन पूरा जोर लगा के रोक रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने इसको 3 kg से थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया, तो टेंशन थोड़ा कम लगेगा, तो बॉडी उस तरफ भागना उतना नहीं चाहेगी, तो फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ कम लगेगा। समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ क्या लगेगा? कम लगेगा। डाउट है कुछ? ठीक है, नेक्स्ट 1 kg का बात फिर से करते हैं। जब 1 kg यहाँ पे रखा था तो ये वाला बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी नीचे जाने का था, क्योंकि ये हल्का था तो ये अपना मतलब वजन के लिए नीचे जाना चाहेगा, नीचे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन पूरी तरीके से जान लगा देगा, फ्रिक्शन पूरी तरीके से जान लगा देगा कि भैया इस बॉडी को रोक ले, इस बॉडी को रोक ले। समझ में आ रहा है ना? इस बॉडी को रोक ले। लेकिन अगर 1 kg से थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा, अच्छा जब सुन, जब ये 1 kg था तो इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या था? नीचे जाने का, लेकिन फ्रिक्शन पूरी जान लगा के इसको रोक रहा है। मैंने 1 kg से थोड़ा ज़्यादा लगाया, 1.2 kg, 1.2 kg, तो ये थोड़ा नीचे गया, ये थोड़ा नीचे गया, तो ये बॉडी का इस तरफ जाने का टेंडेंसी कम हुआ, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब लगेगा, कम लगेगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 1 kg से 3 kg के बीच में आप कुछ भी लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो आंसर 2 kg भी करेक्ट है, 4 kg गलत है, क्योंकि 4 kg देख 3 kg में बॉडी रेस्ट में थी। अब मैं 4 kg क्यों गलत है समझा रहा हूँ, सुन। जब इसका वजन 3 kg था, जब इसका वजन 3 kg था, तब बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या था बेटा? भारी वजन है, बॉडी का टेंडेंसी था ऊपर जाने का, और फ्रिक्शन पूरा जोर लगा रहा है इस तरफ।
लेकिन तो 3 kg से अगर 4 kg कर देगा, फ्रिक्शन तो पूरा जोर लगा रहा है ना, फ्रिक्शन तो इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। जैसे 4 kg लगेगा, ये नीचे भागना चाहेगा, ये ऊपर भागना चाहेगा, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा तो बॉडी भागना शुरू कर देगी। यानी कि करेक्ट आंसर बेटा 1 kg, 2 kg, 3 kg, तीनों में। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अगर डाउट होता है तो मैं आपको एक मतलब टास्क देता हूँ। आप इस मास को, हमने 1 kg के लिए इक्विलिब्रियम देखा है, 3 kg के लिए इक्विलिब्रियम देखा है, आप 1.5 देखें, 2 kg देखें और 2.5 kg देखें। इन तीनों मास को यहाँ पे पुट करके देख, इन तीनों मास को यहाँ पे पुट करके देख, तुझे दिखेगा कि तीनों केसेस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मैं फिजिकल क्लास में होता तो मैं बिल्कुल कराता, क्योंकि देखो बेटा फिजिकल क्लास में आप एक क्वेश्चन को 1 घंटा खींच सकते हो, बच्चों को समझ में भी नहीं आता टाइम कैसे जा रहा है। 1 घंटा एक क्वेश्चन को 1 घंटा खींच लो, बच्चों को आइडिया ही नहीं होगा कि समय कैसे जा रहा है। लेकिन यार वीडियो में ना कॉन्स्टेंटली आपकी नज़र होती है, वो नीचे जो मूव करता रहता है, एक कितना मिनट हुआ कितना मिनट हुआ। इसलिए मैं वीडियो ट्राई करता हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाऊँ, आपको बोर भी ना लगे और समय भी कम लगे। वो हर टाइम उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आप तीनों में ट्राई करके देखें, आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सोचें इस सवाल को लेकर, ठीक है बेटा? बढ़िया सवाल था ये। हाँ तो बच्चों बढ़िया सवाल है ये, मैं समझाता हूँ आपको सवाल क्या है। बोला है एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, पूरा सर्कुलर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म है, मतलब क्वार्टर सर्कल वाला, और ये मतलब बना हुआ है प्रॉपर, ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे स्केटबोर्ड प्रैक्टिस करते हैं बच्चे लोग, है ना, तो वैसा एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, छोटा सा, बहुत ही छोटा एक मास रखा हुआ है, बहुत ही छोटा एक मास रखा हुआ है, और ये ऑरिजिन है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का रेडियस बेटा 10 मीटर का है। बोला है कि इस मैं खुद सोच, प्लेटफॉर्म में फ्रिक्शन है, प्लेटफॉर्म में फ्रिक्शन है, मैं इस मास को यहाँ पे रखूंगा तो स्लिप करेगा नहीं, यहाँ पे रखूंगा स्लिप करेगा नहीं, हाँ यहाँ पे रख दूंगा तो पक्का स्लिप करके नीचे आ जाएगा, पक्का स्लिप करके नीचे आ जाएगा। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब कि मैं कितना हाइट तक रखूं, होता है ना, मैं कितना हाइट तक रखूं। मान ले मैं यहाँ तक रखा, मैं यहाँ तक रखा और स्लिप नहीं किया, मैं यहाँ तक रखा और स्लिप नहीं किया मान ले, ठीक है। तो आपको बताना कितना मैक्सिमम हाइट तक रख सकते हैं कि बॉडी स्लिप ना करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बता, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? एंगल ऑफ रिपोज का। एंगल ऑफ रिपोज क्या था? क्या था एंगल ऑफ रिपोज? इट इज अ मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइन, जहाँ पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है, कह सकते हो, या जस्ट रुकी रहती है। यहाँ पे देखा जाए तो प्लेटफॉर्म का म्यू कितना है बेटा? 1/√3। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? tan लैम्डा इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1/√3। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका एंगल 30 डिग्री होगा, तो वहाँ से बॉडी क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का इंक्लिनेशन 30, यानी कि ये हॉराइजेंटल इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, हॉराइजेंटल के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर स्लोप 30 डिग्री हो गया, तो क्या मैं एक बार बता, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका स्लोप अगर 30 डिग्री है, तो वहां पे जो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा, क्या वो ऐसे वेज की तरह रिजम्बल करेगा? बिल्कुल करेगा। तो उस पॉइंट पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वी सिंपली हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर स्लोप इज 30 डिग्री। अच्छा जहां पे स्लोप 30 डिग्री है, खुद बता, ये वाला पॉइंट है मान ले, तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से, मतलब यहां से मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है मैथमेटिक्स से, बस ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा बेटा? दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस विल बी हाउ मच बेटा? 60 डिग्री। अच्छा यह बता, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बेटा? दिस विल बी 30 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों सर? क्यों 60? ये 60 डिग्री, ये 90, ये 30 डिग्री, ठीक है। अब सब कुछ मिटा दे, देख मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। क्या बोला है? फाइंड द हाइट। हाइट मतलब कि हमें क्या निकालना है? हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये हाइट कैसे निकालनी है? अच्छा ये जो हाइट होगी, क्या ये हाइट सेम होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये हाइट सेम होगी? समझ में आ रहा है? अच्छा अब एक बात बता, अगर ये वाला वैल्यू कितना है बेटा? 10 मीटर। अगर ये 10 है, 60 इसको भूल जा अभी के लिए, अगर ये 10 है, ये 30 डिग्री है ना बेटा, ये 30 डिग्री है ना, अगर ये 10 है, ये 30 डिग्री, दिस विल बी व्हाट? 10 cos 30, याद है कि नहीं? वेक्टर की तरह 10 cos 30। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 10 sin 30 डिग्री, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 sin 30। 10 sin 30 डिग्री कितना होता है? 5। समझ में आया कि नहीं? अच्छा हाइट कितना होगा? पूरा का पूरा कितना है? रेडियस 10 मीटर, ये कितना है? 10 cos 30, तो ये कितना होगा?
एच विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 कॉस 30 डिग्री। ये कितना हो गया 10 माइनस 10 कॉस 30 कितना होता है बेटा √3/2 यानी कि 10 माइनस 5√3 10 माइनस 5√3 वो 10 से अगर मल्टीप्लाई 8.65 ये हो गया बेटा 1.35 मेरे हिसाब से, हाँ 1.35 मीटर और ये 5 मीटर। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स में 5 मीटर आगे, हाइट में 1.35 मीटर ऊपर, तो कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 5,1.35 मीटर। आपको पूछा गया क्या है फाइंड द मैक्सिमम हाइट वेयर द पॉइंट वेयर द मास कैन बी प्लेस्ड सो दैट इट डजंट स्लिप। तो खुद बता मैक्सिमम हाइट कितना होगा 1.35 मीटर में आप प्लेस कर दो। हालांकि आपको ऐसे ही पूछ रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट, ऐसे ही पूछ सकता है, या आपको ऐसा बोल देगा जिस पॉइंट पे स्लिप करेगा वो पॉइंट वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो सवाल पूछने के बहुत तरीके हैं बेटा, सवाल पूछने के बहुत तरीके हैं। ये आपको बोल देगा कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद स्लिपिंग शुरू होगा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा डिस्टेंस ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल कितना आर्क बना रहा है 30 डिग्री का आर्क बना रहा है। 30 डिग्री का आर्क कितना बना देख जब 360 डिग्री होती है तो टोटल आर्क लेंथ कितना, जब 360 डिग्री सेंटर में होता है कोई भी सर्कल का सेंटर में एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो आर्क लेंथ कितना होता है बेटा 2πr। जब 1 डिग्री होगा तो 2πr/360, और जब 30 डिग्री बना रहा है तो आर्क लेंथ कितना होगा 2πr/360 इंटू 30। यूनिटरी मेथड सीधी बात है आपका 2πr/12 हो गया आंसर, यानी πr/6। πr/6 आप निकाल सकते हो वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बेटा सवाल देख घुमा फिरा के बहुत तरीके से पूछ सकता है। व्हाट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर जस्ट स्लिपिंग 2πr/12। आपको बोल देगा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपको बोल देगा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है टोटल। तो सवाल पूछने के 1000 तरीके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डाउट है कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए, नोट डाउन इसको कर लो आप। सवाल जो आपके सामने है बस पहले वाला सवाल की तरह ही है। पिछले सवाल में क्या था बेटा सर्कुलर था, अभी पैराबोलिक पाथ दिया हुआ है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ दिया हुआ है और बोला है कि पूरे पैराबोलिक प्लेटफॉर्म का कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.5 है। इक्वेशन पैराबोला का ये दिया हुआ है, बोला है कि कहाँ पे होगा जहाँ पे मतलब मास को प्लेस करे कि वो स्लिप ना करे। ये सवाल आया था बेटा आपका AI में 2011 में 2011 में, हाँ 2011 में आया था AI में। ऐसा सवाल मतलब डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन सवाल का टाइप यही था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऑब्वियसली बात है एंगल ऑफ रिपोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान ले इस पॉइंट पे वो हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे हो रहा है उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू। एंगल ऑफ रिपोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो tan थीटा इक्वल टू, अच्छा स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप इस tan थीटा, tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू dy/dx मत भूलो। तो फिर d/dx ऑफ y क्या है, अच्छा y इक्वल टू क्या होगा बेटा, y इक्वल टू आपका आ रहा है x²/4 मत भूलो, x²/4 दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू। म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, बस हो गया सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4 2x इक्वल टू 0.5, 1/4 है ना, हाँ तो x ये 2 बचा, x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1, x का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू कितना आएगा, वी नो 4y इक्वल टू x² है ना, 4y इक्वल टू x², यानी कि बेटा y का वैल्यू आपका आ गया 1/4। तो आंसर हो गया बेटा कोऑर्डिनेट 1,1/4। सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा x1 y 1/4, इस कोऑर्डिनेट तक पॉइंट जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द मास कैन बी प्लेस्ड। तो मास यहाँ भी प्लेस हो सकता है, यहाँ भी प्लेस होता है, यहाँ भी प्लेस होता है, यहाँ भी प्लेस होता है, कहीं भी प्लेस होता है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, एक और सवाल देता हूँ। वो सवाल आपको दिमाग लगा के करना है, खुद से करना है। ठीक है, सवाल ये है कि बेटा x इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है जब 1 था, सुनना अच्छे से, x इक्वल टू 1,1 में बॉडी वहां तक रख सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी स्लिप करके गिर जाएगी। यहाँ पे रखेंगे तो बॉडी स्लिप करके नहीं गिरेगी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बॉडी को रख दिया बेटा, बॉडी का मास मान ले 1 kg, बॉडी का मास मान ले कितना है 1 kg। ठीक है, 1 kg मास को मैंने एक ऐसा पॉइंट में रखा जहां पे x का वैल्यू बेटा 0.5 है। सुनो अच्छे से, x का वैल्यू 0.5 है, y का वैल्यू कुछ एक होगा, वो आपको हिसाब किताब लगाना है जो भी है। बोला है x का वैल्यू 0.5 है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में जब मैंने उस मास को रखा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस मास। नाउ ये सवाल आपको होमवर्क दिया है, आप मेरे को होमवर्क
इसका जवाब मेरे को मैसेज करोगे। अच्छा एक और चीज़, आप जब मैसेज करोगे ना बेटा जवाब, तो काइंडली क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे के मैसेज करना, वरना मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, ठीक है बेटा। तो सॉल्व कर लेना, ये वाला बढ़िया सवाल है। हाँ तो बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला, सुनिए अच्छे से पढ़ लो एक बार। वही कुछ मैं सिंपल सा सवाल मैं आपको बताता हूँ क्या है। गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है। याद है ऐसा सवाल मैंने कराया था कि गाड़ी अगर एक्सेलरेशन ए से आगे जाएगी तो बक्सा क्या करेगा। अंदर अगर कैमरा रखा है तो खुद बोल, बक्सा कैमरा के हिसाब से बक्सा क्या मोशन करेगा। बक्सा किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा कैमरा के हिसाब से। याद कर, याद नहीं तो बेटा मैं बता रहा हूँ, इस सवाल को करने से पहले आपको वो वाला जो मैंने आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था वो प्रॉपर आपको आना चाहिए। वो अगर नहीं आता, जाके वीडियो देखो या जहाँ पे नोट्स बनाए वहाँ पे जाके पढ़ो जाके, तब जाके इस सवाल में आओ, वरना बड़ा मुश्किल आ जाएगी फिर। सुनो, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा अभी, ठीक है। तो ये कैमरा था, जैसी गाड़ी आगे जाएगी ब्लॉक अर्थ के रेस्पेक्ट में, ऐसा समझ ले। ब्लॉक क्या चाहता है, अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहता है। ये कैमरा, ये गाड़ी है और ये ब्लॉक है, ठीक है। ये गाड़ी है, ये ब्लॉक है। गाड़ी आगे जाना चाहेगी लेकिन ब्लॉक क्या रहना चाहेगा, जगह में रहना चाहेगा। ब्लॉक अर्थ के रेस्पेक्ट में जगह में रहना चाहेगा। तो अच्छे से देखेगा तो गाड़ी अर्थ के रेस्पेक्ट में ब्लॉक जगह में है, गाड़ी तो आगे जा रही है एक्सेलरेशन ऐसे। पहला चीज क्लियर। नेक्स्ट, कैमरा लगा दे गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा। गाड़ी के ऊपर कैमरा लगाएगा तो तुझे दिखेगा कि कैमरा के हिसाब से ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। कैमरा के हिसाब से कैमरा मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। कैमरा के हिसाब से ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ब्लॉक इज गोइंग टुवर्ड्स द कैमरा। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, अगर आपको याद होगा तो। मैंने एक और बार रिवाइंड करा दिया है। चलो अब वापस हम सवाल में आते हैं। बोला है कि मैं कितना एक्सेलरेशन ऐसे लिख के जा सकता हूँ कि ये जो डब्बा है स्लिप ना करे। अच्छा मान ले फ्रिक्शन नहीं होता नीचे, मान ले नीचे फ्रिक्शन नहीं होता, तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन ए से आगे जाता तो ये उसी एक्सेलरेशन ए से पीछे जाता। विथ रिस्पेक्ट टू गाड़ी उसी एक्सेलरेशन ए से पीछे जाता। लेकिन अब सोच, मान ले ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, मान ले एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो इसको इस तरफ क्या फोर्स फील होगा, सूडो फोर्स है। में इस तरफ क्या फोर्स फील होगा, सूडो फोर्स। लेकिन सूडो फोर्स क्या कराना चाहेगा, इसको मोशन कराना चाहेगा इस तरफ। लेकिन फ्रिक्शन तो है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस बॉडी को रोकना चाहेगा बाय अप्लाइंग फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं, बाय अप्लाइंग फोर्स इन फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं अंदर से ऑब्जर्व करूं तो बॉडी में सूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है बेटा, आगे की तरफ। एंड कैमरा से, अगर कैमरा के हिसाब से अगर ये बॉडी रेस्ट में है, कैमरा के हिसाब से बॉडी रेस्ट में है, मतलब बॉडी स्लिप नहीं करी, यानी कि बॉडी डस नॉट स्लिप लिखा हुआ है। पता नहीं आप लोग को मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है सो दैट द ब्लॉक डस नॉट स्लिप। अगर कैमरा के हिसाब से बॉडी रेस्ट में है यानी कि बॉडी स्लिप नहीं कर रही, यानी कि MA मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। MA मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी व्हाट, सॉरी म्यू इनटू n। खुद बता, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg। n इक्वल टू क्या होगा, mg आपको पता है। तो MA इक्वल टू क्या हो गया, म्यू mg। तो आपका A क्या आ गया बेटा, म्यू इंटू जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, A इक्वल टू म्यू इंटू जी। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, जी का वैल्यू 10। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो खैर आपका रिजल्ट है, ये आंसर है आपका A इक्वल टू म्यू जी। इस एक्सेलरेशन से अगर गाड़ी मूव करेगी तो स्लिप नहीं करेगा। वो बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा लॉजिक से लगाओगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, प्रॉपर समझ में आएगा। खुद सोच, खुद सोचना क्या है, ये तो मतलब सवाल आई होप समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर ये सवाल आपका नहीं समझ में आया तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये सवाल देखो बेटा, लॉज ऑफ मोशन का जो आपका सूडो फोर्स उसका कॉन्सेप्ट भी लगता है और आपका फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको, अब तुम लोग को मैं चीज़ थोड़ा लॉजिकल समझाना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा लॉजिकल समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझना। और ये फ्रिक्शन के फर्स्ट लेक्चर से मैं कनेक्शन होगा, फर्स्ट लेक्चर से कनेक्शन होगा। दो फ्रेम होता है बेटा, किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए दो फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कैमरा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कैमरा। और बाहर खड़ा हुआ आदमी क्या होता है बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हालांकि क्लास में होता तो यार बहुत बड़ा चर्चा होता, मैं ना पक चुका हूँ ये चीज़ बोल कि मुझे क्लास चाहिए, क्लास चाहिए। खैर छोड़ो ये सब बातें, इसमें आते हैं। हमने क्वेश्चन किससे सॉल्व किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया। हमने क्वेश्चन किससे सॉल्व किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सुनना अच्छे से, क्वेश्चन में क्या बोला है कि डब्बा गाड़ी में स्लिप नहीं होना चाहिए। अच्छा डब्बा अगर गाड़ी में स्लिप नहीं होगा तो गाड़ी भी आगे जाएगी, डब्बा भी आगे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा होगा। अगर डब्बा गाड़ी में स्लिप नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा मोशन होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा।
ऐसा मोशन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब खुद एक बार बता, यानी कि अंदर रखे हुए कैमरे के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि रेस्ट में कैमरा के हिसाब से, रेस्ट में कैमरा के हिसाब से, रेस्ट में यानी सूडो फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। ये काम हो गया हमारा, ये काम हो गया हमारा। नेक्स्ट, तो ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया किससे किया? वी सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैमरा के हिसाब से बॉडी क्या है? रेस्ट में है। सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन? बैलेंसिंग इक्वेशन। याद है कि नहीं? बैलेंसिंग इक्वेशन, बॉडी जब रेस्ट में होती है तो कैसा इक्वेशन बनता है? बैलेंसिंग इक्वेशन। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हो रही है। नेक्स्ट सोचें, नेक्स्ट सोचें। अब मान ले मुझे कैमरा से ऑब्जर्व नहीं करना, मुझे किससे ऑब्जर्व करना है? मुझे किससे ऑब्जर्व करना है? बाहर के इंसान से, बाहर के इंसान से। तो बाहर के इंसान से ऑब्जर्व करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। सूडो फोर्स सिर्फ कहाँ पे आता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पे सूडो फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। अच्छा ब्लॉक अगर स्लिप नहीं होगा इसका मतलब क्या है? खुद देख। ब्लॉक अगर स्लिप नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ब्लॉक स्लिप नहीं होगा इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म का जो एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी वही एक्सेलरेशन, प्लेटफॉर्म का जो एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी वही एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ए है तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ए है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा? ए विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, इस इंसान के हिसाब से। अब ये इंसान देख रहा है ना भाई इसको, तो ये इंसान तो तुम खुद को भी कह सकते हो ना बेटा। तो तुम्हारे हिसाब से प्लेटफॉर्म और ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन ए है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है कि बैलेंस कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो ब्लॉक इज परफॉर्मिंग ए मोशन है, ब्लॉक इज परफॉर्मिंग ए मोशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो ब्लॉक इज परफॉर्मिंग ए मोशन है। और हमें पता है कि ब्लॉक में फोर्स कोई लग रहा है। खुद सोच, ब्लॉक में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। गाड़ी पे तो इंजन धक्का लगा रही है, तो ब्लॉक में कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, ब्लॉक में फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ब्लॉक में लग रहा है। और सिंस गाड़ी ऐसे, अब अभी भूल जा फ्रिक्शन का, अभी भूल जा। मेरे को पहले ही मिटा देना चाहिए था, पहले ही मिटा देना चाहिए था मुझे। खुद सोच, खुद सोच। स्टार्टिंग से एक बार करते हैं। जब बाहर का इंसान ऑब्जर्व करेगा तो बाहर के इंसान के हिसाब से ब्लॉक और प्लेटफॉर्म एक साथ मूव कर रहा होगा, यानी बाहर के इंसान के हिसाब से ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए होगा आगे की तरफ। अच्छा बाहर के इंसान ने देखा कि ब्लॉक में तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन उसने अच्छे से देखा नीचे जमीन है और जमीन क्या लगा सकती है? फ्रिक्शन। तो खुद थोड़ा लॉजिक लगाए, खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाए। ब्लॉक में आगे की तरफ बढ़ रहा है और ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। यानी कि एकमात्र फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ही मोशन करा रहा होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो आगे की तरफ लगेगा, क्यों आगे की तरफ लगेगा? क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ जा रही है। ब्लॉक आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन ही इसको लेके जा रहा होगा, फ्रिक्शन लेके जा रहा होगा, यानी फ्रिक्शन इज प्रोड्यूसिंग द मोशन। एंड इफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूसिंग द मोशन, if the friction is producing the motion, then can we write friction is equal to ma, and this is motion equation. Friction is producing the motion, F equal to ma. Again F की वैल्यू mu and आगे की पिक्चर सेम। तो तू अंदर से ऑब्जर्व कर, तू बाहर से ऑब्जर्व कर, तेरे लिए पिक्चर हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कहाँ से ऑब्जर्व करें? अंदर से ऑब्जर्व करें, बाहर से ऑब्जर्व ना करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अंदर से ऑब्जर्व कर, अंदर से क्या है? सूडो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, सबको पता है, आसान है वो। इसलिए मैं बोलता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाओ, कैमरा से देखो, खुद से नहीं। ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल था, नोट डाउन इसको कर लें।